अगरचे मैंने और तहजीब ने एक ही होटल में कमरा लिया था, लेकिन मैंने अपने कमरे में कदम भी न रखा। मैं जानता था कि ऑलिव हार्वर्ड से टक्कर लेने के बाद मेरे लिए हर लम्हा चौकस रहना जरूरी है। लेकिन तहजीब के मिल जाने के बाद ये हुआ कि चंद घंटों के लिए मैंने दुनिया का हर मसला जहन से झटक दिया। वो सातें हासिल जीज़ थीं। हमारे दरमियान दुनिया जहान की बातें हुई। हम दोनों ने एक दूसरे की जुदाई में गुजरे हुए एक एक लम्हे का हिसाब सामने रख दिया। मैंने उसे बताया कि साइका माइलर के सुपुर्द वो फाइल करके मैं बर्रियो जिम्मा हो जाऊंगा। तहजीब मुझे ग्रीन पोल वालों के बारे में बताती रही। वो लोग अब हायल जोशियों के असासों की फिक्र में सरगर्दा थे। उन्होंने इस सिलसिले में इस मुल्क के मफादात पर कारी ज़रब लगाई थी, जो अपने तौर पर हायल जोशियों की अमलाक पर कब्जा करने के चक्कर में था। तहजीब ने कहा, ये कोशिश तो हम भी कर सकते थे अली, लेकिन हमने इस बारे में सोचा तक नहीं। मैंने उसे समझाया, हमारी मंजिल के रास्ते में हवस का कोई मकाम नहीं। हम एक मिशन हैं। हम मोहब्बत का पैगाम हैं। गोया हमारे पास सब कुछ मौजूद है। दौलत के बेकार अंबार हमारे किस काम आ सकते हैं। तहजीब कुछ देर सोचती रही, फिर पुरख्याल अंदाज में बोली, अली, इन मसाइल से उलझते हुए एक उम्र हो गई। क्या ये मुमकिन नहीं कि महज कुछ दिन के लिए हम इस जिंदगी से निजात हासिल करके आम लोगों की सी जिंदगी बसर करें? मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा इशारा तातीलात की तरफ है? ये कोई बड़ी बात नहीं। आराम की जरूरत तो मशीनों को भी होती है, और हम जैसे इंसानों की कारकर्दगी को आराम के चंद लम्हे बेहतर बना देते हैं। वो फिर किसी सोच में डूब गई। फिर बोली, और तुम्हें याद है एक बार हमारे दरमियान एक मखसूस मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। हम एक प्रोग्राम पर अमल पैरा होने वाले थे, लेकिन तेजी से पेश आने वाले वाकयात ने हमें मोहलत न दी। इस सिलसिले में अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, तुम अमरीका की बात कर रही हो? बोली, हाँ अली। मैंने कहा, तहजीब, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो मेरी जिंदगी का अहम तरीन मिशन है। मैंने अपने काम की इब्तिदा वहीं से की थी और उसे इंतहा तक भी वहीं पहुंचाना चाहता हूँ। अलबत्ता इस सिलसिले में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम खामखा अपनी खुशियों को मेरे लिए कुर्बान करोगी। तहजीब के लहजे में तड़प थी। बोली, खामखा? वो शाकी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं कट कर रह गया। अपनी कुर्बतों के बावजूद कभी कभार अल्फाज बिला वजह के फासले पैदा कर देते हैं। मैंने जल्दी से कहा, सॉरी तहजीब, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब दो मोहब्बत करने वाले यकजा होते हैं तो दिलों में उमंगें भी जागती हैं। ऐसे में हर शख्स यही चाहता है कि वो बाकी दुनिया पर अपने वजूद के दरवाजे बंद करके सिर्फ अपनी ज़ात में और अपनी मोहब्बत के तिलिस्म में खोकर रह जाए। क्या तुम्हारे जहन में ये ख्वाहिश नहीं जागती? वो बोली, नहीं अली, ये सच है कि मैं तुम्हारी ज़ात की असीर हूँ और तुम तक महदूद हूँ, लेकिन तुम सिर्फ एक वजूद ही नहीं, तुम तो एक मुकम्मल कायनात हो। तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है और वो तुम्हारी ज़ात का एक जुज़्व है। अब खुद सोच लो कि तुम तक महदूद होकर भी मेरी फिक्र कितनी लामहदूद हो गई। तुम जो कुछ कर रहे हो वो अजमतों का सफ़र है। अगर मैं सिर्फ मोहब्बत के हवाले से थोड़ी सी अजमत भी पालूं तो इसमें क्या हर्ज है? मुझे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देना है। मुझे मालूम है ये सफ़र बहुत कठिन है। हम मौत की सूरत एक दूसरे से बिछड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा वक्त आया तो मरते वक्त मेरे लबों पर तुम्हारा नाम होगा और वजूद तमानियत के एहसास से लबालब भरा हुआ होगा। पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मौत भी खूबसूरत हो सकती है। मोहब्बत के लिए ये ज़रूरी तो नहीं कि एक छोटा सा घर हो जिसमें मासूम किलकारियाँ और खनकते हुए कहकहे हों। हर चीज़ मामूल के मुताबिक हो। ये फिक्र तो मोहब्बत को महदूद कर देती है। हालांकि मोहब्बत आफाकी जज्बा है, बेहद हमागीर है। नहीं अली, खुदा के लिए मेरे बारे में ऐसी बदगुमानी कभी न करना। मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है, तुम तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत साबित हो रही हो तहजीब, बहुत बड़ा असासा। तुम्हारे ख्यालात जानकर मैं बहुत हल्का फुल्का हो गया हूँ। दिलो दिमाग पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। ये सच है कि मैंने अपना सब कुछ एक अजीम मकसद के नाम कर दिया है। मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखना चाहता हूँ। ये मसला इस एतबार से और अहम है कि ये मेरे करोड़ों बेवतन भाइयों का है। मेरी जिंदगी अगर उनके किसी काम आ गई तो मैं उसे खुदा का एहसान समझूंगा। तहजीब बोली, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन वालों ने तुमसे राब्ता कायम किया? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था। मैं उनकी तरफ से मुतमईन हूँ। अब उनके दिल में मेरी तरफ से कोई बुराई नहीं है। बोली, और तुम्हारे दिल में? मैंने कहा, मेरे दिल में कोई बुराई कैसे हो सकती है? मेरे उनके मकासद एक हैं। मेरे और उनके दरमियान नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है। मेरे दिल में उन मजलूमों के लिए बेपनाह तड़प और मोहब्बत है जो जारहियत का शिकार हुए हैं। मेरा इख्तिलाफ महज चंद अफराद से है, कौज से नहीं। अब जबकि उन्हें अपनी ज्यादती का एहसास हो गया है तो मैंने भी अपने सीने में उनके हिसाब किताब का दफ्तर बंद कर दिया है। ये और बात है कि मेरे रास्ते बदल गए हैं, लेकिन मंजिल तो वही है।
कुछ करना है तो क्या ज़रूरी है कि किसी से वाबस्ता होकर किया जाए? मैं अपनी इनफरादियत और आज़ादी बरकरार रखते हुए भी बड़े पैमाने पर काम कर सकता हूँ। फिर मुझे ख्याल आ गया। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने शर्मसार लहजे में कहा, माफ़ करना तहजीब, मैं हम कहना चाहता था। मैं भूल गया था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारा हिस्सा हूँ। इस लिहाज से तुम मुझे शामिल करके भी अपने लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, अब क्या प्रोग्राम है? मैंने उसे साइका माइलर के बारे में बताया। मैंने उसे ये भी बता दिया कि साइका भी मुझसे मुतासिर हो चुकी है। वो हंसने लगी, बोली, मेरे लिए तो ये बात बाइस फ़ख्र है कि मेरे अली को इतने बहुत से लोग चाहते हैं। मुझे रकाबत का एहसास नहीं होता अली, तुम हो ही ऐसे कि तुम्हें चाहा जाए। मैंने कहा, बस तहजीब, मुझे शर्मिंदा न करो। अगले रोज मैंने साइका माइलर से राब्ता कायम किया। वो मेरी आवाज़ सुनते ही मुस्तरिब हो गई। बोली, तुम कहाँ हो अली जार खान? मैं बेचैनी से तुम्हारी मुंतजिर हूँ। मुझे इत्तला मिली है कि इस्तांबुल में तुम्हारी वजह से बड़ी हंगामा खेजियाँ हुई हैं। मैंने कहा, ये कब की बात है? वो बोली, 3 दिन कबल की। बेशुमार अफराद मारे गए और इस सिलसिले में ऑलिव हार्वर्ड का नाम भी लिया जा रहा है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बोली, तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा, बस यूं समझ लो कि थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। वो बोली, जल्दी से आ जाओ, मैं 10 नंबर में तुम्हारी मुंतजिर हूं। मैं उस इमारत से बखूबी वाकिफ था जिसे साइका 10 नंबर कहती थी। मैं फौरन तहजीब को साथ लेकर निकल खड़ा हुआ। 10 नंबर के बरामदे में साइका माइलर मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखते ही वो दीवाना वार मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन तहजीब को देख कर ठिठक गई। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जिसे मैंने थाम लिया। मैंने तारुफ करवाया, ये हैं तहजीब मैल्कम एक्स। साइका चंद लम्हे तहजीब को बगौर देखती रही, फिर उसने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखा। मैंने कहा, क्या तुम हमें अंदर चलने को नहीं कहोगी? वो बोली, ओहो, माफ करना अली, तुम्हें देखकर खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। वो एकदम खजिल नजर आने लगी, फिर बोली, मेरे साथ आओ। वो हम दोनों को इमारत के अंदर ले गई। उसने खुसूसियत के साथ तहजीब को मुखातिब किया, आइए बैठिए। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई। बोली, ये तहजीब मैल्कम एक्स वही है ना जिनका तस्करा तारीना हार्डो ने किया था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये वही है। वो बोली, मुबारक हो अली, ये आपको मिल गई। उसके लहजे में खुलूस था। मैंने कहा, शुक्रिया साइका, लेकिन मैंने तुम्हें तहजीब के बारे में तफसील से नहीं बताया। वो बोली, उसके बावजूद मैं काफी हद तक इनसे वाकिफ हो गई थी। मैंने फाइल निकाल कर साइका की तरफ बढ़ा दी। वो फाइल का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद उसने नजरें उठाई। बोली, मिस्टर श्लायर ने मुझे मुत्तला कर दिया था कि उनकी बीवी और बच्चा बखैरियत उन तक पहुंच गए हैं। अब वो बेचैनी से फाइल के मुंतजिर हैं। कह रहे थे कि अगर चंद रोज में फाइल न मिली तो वो ज़ेरे अताब आ जाएंगे। तुमने उनका ये मसला भी हल कर दिया। मेरी तरफ से इस नुमाया कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल करो। उसके लहजे और अंदाज में अजनबियत थी और मैं उसकी वजह भी जानता था। उसकी जज्बातियत के पेश नज़र मुझे उससे तवक्को भी यही थी। चुनाचे कुछ देर बैठने के बाद मैंने इजाज़त चाही। उसने रात के खाने के लिए मुझे दावत दी, लेकिन मैंने माजरत कर ली। वो हमें रुखसत करने बाहर तक आई। बोली, अली, क्या अब मेरे होते हुए भी तुम होटल में क़याम करोगे? उसके लहजे में शिकायत थी। मैंने कहा, फिलहाल तो हम होटल में ही हैं, लेकिन तुम इस सिलसिले में कोई पेशकश करोगी तो इनकार भी नहीं करेंगे। उसने अजीब से लहजे में कहा, तो ये इमारत हाजिर है, पहले भी तुम्हारे लिए थी और अब भी तुम्हारे लिए ही है। तहजीब ने मुदाखलत करते हुए कहा, मेरी राय में होटल ही में क़याम बेहतर रहेगा अली। साइका ने बिला झिझक इस बात को तस्लीम कर लिया और हम होटल वापस आ गए। होटल पहुंचकर तहजीब ने कहा, जो कुछ तुमने मुझे बताया था वो मैं उस लड़की की आंखों में पढ़ चुकी हूँ, लेकिन एक बात याद रखना अली, जहाँ तक मैं समझती हूँ वो बेहद जज्बाती लड़की है और किसी मखसूस कैफियत में कोई भी कदम उठा सकती है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, ये बात मैं भी जानता हूँ। उसके बाद इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू नहीं हुई। आइंदा 2 दिन हम होटल तक महदूद रहे। मुझे ऐसा लगता था कि तहजीब मुझसे कुछ कहना चाहती है। तीसरी सुबह उससे रहा न गया। बोली, अली, मैं चाहती हूँ कि अब मजीद वक्त ज़ाया न किया जाए। उसने नाश्ते के बाद मुझसे कहा, इस वक्त ऑलिव हार्वर्ड इस्तांबुल में उलझा हुआ है। मेरा ख्याल है ग्रीन पोल वालों से उसकी ठन गई है। इस मौके से फ़ायदा उठाकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। मैंने कहा, साइका माइलर को इसी तरह छोड़ दें? बोली, ये फैसला करना तुम्हारा काम है। मैंने कहा, कहीं तुम मेरी इस बात से बदगुमान तो नहीं हो गई? साइका की अहमियत बस इतनी? तहजीब ने मेरी बात काट दी। बोली, नहीं अली, इस अंदाज में कभी न सोचना। मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन मैं तुम्हें औरों की निगाहों से महफूज भी रखना चाहती हूँ। क्या ये गैर फितरी बात है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज नहीं। मैं तारीना हार्डो का मुंतजिर हूँ। उसकी खैरियत की इत्तला मिल जाए तो यहाँ से निकलें। तहजीब ने ताइदी लहजे में कहा, हाँ, ये बात तो है। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
मैंने कहा मैं उसके सिलसिले में मिस्टर आइंशलायर से बात करूंगा। अगले रोज साइका माइलर हमसे मिलने आ गई। उसने खुद पर बड़ी हद तक काबू पा लिया था। तहजीब से बहुत खुश अखलाकी से मिली, बल्कि बेशतर वक्त उसी से गुफ्तगू करती रही। मैंने उसे पूछा तारीना के बारे में कुछ मालूम हुआ? वो बोली नहीं, इस सिलसिले में मिस्टर श्लायर से बात करूंगी। मैंने पूछा और फाइल का क्या रहा? वो बोली मैंने फाइल अपने आदमियों को भिजवा दी है। मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा काबिल एतमाद लोग हैं ना? वो बोली तुम रेड पैंथर्स के बारे में इतने बेखबर तो नहीं हो अली? उसके लहजे में एक लम्हे को तल्ख सी शिकायत झलकी, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। अब उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। फिर बोली अब तुम्हारे क्या इरादे हैं अली? तहजीब के मिलने के बाद तुम्हारा प्रोग्राम किसी हद तक तब्दील जरूर हुआ होगा। मैंने कहा हाँ साइका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मैं ऑलिव हावर्ड को उसके अपने वतन में जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार करूंगा। वो बोली और रेड पैंथर्स से तुम्हारा ताल्लुक? मैंने कहा रेड पैंथर्स से नहीं, अलबत्ता तुमसे मेरा ताल्लुक कायम रहेगा। तफसीलात तुम खुद तय कर लो। वो बोली जाहिर है मैं ये इलाका तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन अली जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े बिला झिझक मुझे याद कर लेना। उसके लहजे में अजीब सा दुख था। मुझे भी दुख हुआ। उसने भी मुझे मुतासिर किया था, लेकिन मेरे जज्बात उससे मुख्तलिफ थे। तीसरे दिन हमें इत्तला मिल गई कि तारीना अपने वतन पहुंच चुकी है। उसने हॉलैंड आने से दानिस्ता गुरेज किया था और मैं उसका सबब भी जानता था। मैंने साइका से कहा कि वो मेरी तरफ से तारीना का शुक्रिया अदा कर दे। 8वें रोज हम न्यूयॉर्क की तरफ महवे परवास थे। एम्स्टरडैम से हमारी रवानगी के तमाम इंतजामात साइका नहीं किए थे। वो हमें एयरपोर्ट तक रुखसत करने भी आई थी। उसने रुखसत होते वक्त दिलगीर लहजे में कहा अली हमारे बहुत से प्रोग्राम मुश्तरक थे, लेकिन तुम भूल गए हो। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने आहिस्ता से कहा एक बेलौस और मुखलिस दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा साइका। ये कहकर मैं जहाज की तरफ चल दिया। तहजीब मेल्कम एक्स बहुत खुश थी, इसलिए कि मैं खुश था। उसने अपनी तमाम खुशियां मुझसे वाबस्ता कर लीं। दर हकीकत वो लड़की थी भी मोहब्बत के काबिल। दुनिया में उसका कोई नहीं था। ग्रीन पोल में एक मुजरिमा की हैसियत से जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर उसके बातिल में सोई हुई इंसानियत जागी और उसकी पूरी शख्सियत ही बदल कर रह गई। मेरा तजुर्बा है कि ऐसे लोग जब बदलते हैं तो उनमें इंसानियत बहुत मुस्तहकम हो जाती है। अब वो सिर्फ मुझ पर इन्हिसार करती थी। दौरान सफर मैंने तहजीब को मुखातिब किया, तुम्हें अंदाजा है कि आज मेरी कितनी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही है? वो बोली मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि हम काम का आगाज कैसे करें। मैंने कहा गुज़श्ता बार मैं वहाँ एक तालिब इल्म की हैसियत से पहुंचा था, लेकिन इस बार मेरी हैसियत एक मुजरिम की सी है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की मादी दुनिया में वसाइल से महरूमी की बिना पर इस बार हमें जराइम का ही सहारा लेना पड़ेगा। वो बोली वहाँ यकीनन तुम्हारे शनासा भी होंगे। मैंने तवील सांस लेकर कहा क्या कहा जा सकता है कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। बहरहाल एक शख्सियत ऐसी है जिससे मैं जरूर मिलूंगा। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा मैं जानती हूँ, तुम्हारा इशारा जोशू की तरफ है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है ना? उसने पूछा जोशू से तुम कब से नहीं मिले हो? मैंने कहा बहुत अरसा हो गया है। बिल्कुल इब्तिदा में उससे मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद मौका ही न मिल सका। बिलाखिर हम न्यूयॉर्क पहुंच गए। अब मैं खुद को एक बदला हुआ आदमी महसूस कर रहा था। मैं दुश्मनों के दरमियान आ गया था और मेरे कांधों पर बहुत भारी जिम्मेदारियां थीं। मैं जानता था कि अब मुझे कदम कदम पर खतरात का सामना करना होगा और इस बार मैं तन्हा नहीं था। तहजीब भी मेरे साथ थी। होटल कार्डिलो पहुंचकर हमने मिस्टर और मिसेज नोएल ब्रांट के नाम से कमरा हासिल किया। कमरा 7वीं मंजिल पर था। तहजीब के लिए न्यूयॉर्क अजनबी शहर नहीं था। वो ग्रीन पोल से ताल्लुक के दिनों में कई बार वहां आ चुकी थी। होटल कार्डिलो की सिफारिश भी उसी ने की थी। अपने कमरे में पहुंचते ही हम आइंदा के लिए लाहे अमल तय करने में मसरूफ हो गए। तय ये पाया कि वॉशिंगटन में क़याम हमारे लिए ज्यादा मुनासिब रहेगा। मैंने कहा लेकिन न्यूयॉर्क छोड़ने से पहले हमें रकम के हुसूल के सिलसिले में भी कुछ करना होगा। वो बोली और जोशू से मुलाकात के सिलसिले में क्या इरादा है? मैंने कहा उससे मुलाकात मैं जरूर करूंगा तहजीब, लेकिन यहाँ कदम जमाने के बाद। बोली मुझे कुछ इख्तिलाफ है अली। मैंने कहा हाँ कहो। बोली जोशू के बारे में तुमने जो कुछ बताया उससे अंदाजा होता है कि वो तुम्हारा सच्चा हमदर्द और बही खा है। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं। वो बोली मेरा ख्याल है रकम के हुसूल के लिए हमें फौरी तौर पर कदम उठाने की जरूरत नहीं है। फिलवक्त हमारे पास अच्छी खासी रकम मौजूद है। मेरा मशवरा तो यही है कि पहले जोशू से मिलकर मशवरा कर लें। इस तरह यहाँ की सूरत हाल से आगाही भी हो जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। तहजीब का मशवरा माकूल था। खासी देर सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उसके मशवरे पर अमल करना चाहिए।
चुनाचे हम सैन फ्रांसिस्को के सफर की तैयारी में मसरूफ हो गए। न्यूयॉर्क आमद के 5वें दिन हम सैन फ्रांसिस्को के लिए चल पड़े। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं शदीद मुश्किलात से दो चार होकर यहाँ से निकलने पर मजबूर हुआ था और अब मैं एक नई हैसियत में वापस आया था। सैन फ्रांसिस्को में भी हमने एक आला दर्जे के होटल में क़याम किया। कुछ देर आराम करने के बाद हम होटल से निकल आए। मैंने तहजीब को वो तमाम मकामात दिखाए जहाँ मैं कभी मसरूफ़ पैकार रहा था। वो मेरी बातों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी और मुसलसल सवालात किए जा रही थी। इस दौरान मैं गिरदोपेश का जायज़ा भी लेता रहा कि मुमकिन है कोई हम लोगों में दिलचस्पी ले रहा हो, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हम काफ़ी देर तक यूं ही घूमते रहे। फिर मैंने जोशू से मिलने का फैसला किया। मैं तहजीब को साथ लेकर उस इलाके की तरफ चला आया। इलाका काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका था। फिर चीनी तर्ज के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने मैं ठिठक गया। साइन बोर्ड पर लुई शी का नाम लिखा था। मैंने तहजीब की सवालिया निगाहों के जवाब में कहा, यही नाम मेरी उस दोस्त का भी था जिसने मेरी बहुत मदद की थी। आओ अंदर चलकर देखें, मुमकिन है वही हो। फिर मैं तहजीब का हाथ थाम कर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बेहद पुरसुकून था। हम एक गोशे में एक मेज के गिर्द जा बैठे। वेटर आया और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो मतलूबा अशिया लेकर आया तो मैंने उससे पूछा, इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? वेटर ने कहा, मादाम लुई शी। मैंने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वेटर सोच में पड़ गया। फिर उसने मेरी तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, अपना कार्ड दे दीजिए जनाब, मैं उन तक पहुंचा दूंगा, आगे उनकी मर्जी। मैंने कहा, मेरे पास कार्ड नहीं है। तुम उनसे कह दो कि एक सयाह उनसे मिलने का ख्वाहिशमंद है, मुमकिन है वो मुझे ये एजाज बख्श दें। वेटर ने सरबखम होते हुए कहा, बहुत बेहतर जनाब, और चला गया। कुछ ही देर हुई थी कि ऊपरी मंजिल के जीने से एक फरबा अंदाम औरत उतरती नजर आई। उसे पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो लुई शी ही थी। वो मोटी हो गई थी लेकिन खद्दो खाल बिल्कुल नहीं बदले थे। मैंने सरगोशी में तहजीब को बताया, वही है। वेटर ने मेरी तरफ इशारा किया और लुई शी मुस्कुराती हुई हमारी तरफ चली आई। उसने हमसे इजाजत तलब की और कुर्सी खींच कर मेरे सामने बैठ गई। बोली, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ मिस्टर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अली जार खान। बोली, जी फरमाइए। उसने बेहद खुश अखलाकी से कहा, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे का तासुर बदल गया। बोली, क्या नाम लिया आपने? उसके लहजे में हैरत थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो लुई शी? क्या अली जार खान को भूल गई? वो बड़े गौर से मुझे देखती रही, लेकिन मेरे मेकअप में होने की वजह से मुझे पहचानना उसके लिए मुमकिन नहीं था। मैंने मजीद कहा, मैं मेकअप में हूँ लुई शी। वो मुस्तरिबाना अंदाज में उठ खड़ी हुई। बोली, आओ मेरे साथ ऊपर चलो प्लीज। मैंने कहा, तहजीब चलो। हम दोनों उठे और उसके पीछे पीछे जीने की तरफ चल दिए। वो हमें ऊपरी मंजिल के एक आरास्ता कमरे में ले गई। वो कुछ कहने के लिए लब खोल ही रही थी कि मैंने मेकअप मास्क उतार दिया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।